हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। मैं अमित सैनी और आज का जो हमारा टॉपिक है डेमो क्लास का वो है बॉन्ड फिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब केमिकल रिएक्शंस में ये कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उस दौरान उनमें कुछ चेंजेस परफॉर्म होते हैं, उनमें कुछ चेंज होते हैं और वो जो चेंज है उनमें एक चेंज है बॉन्ड फिशन। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उस दौरान उस कंपाउंड में कुछ केमिकल चेंज होते हैं और उन केमिकल चेंजेस में से एक केमिकल चेंज होता है बॉन्ड फिशन। और ये बॉन्ड फिशन कैसे होता है यही हम आज स्टूडेंट्स वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। ओके, मैं अमित सैनी। स्टार्ट करते हैं अपन बॉन्ड फिशन। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जानते हैं कौन से कंपाउंड होते हैं। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। और कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं 4 होती है। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन के साथ में मैंने कोई ग्रुप X अटैच कर रखा है। यहां कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। और X हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अदर एटम भी हो सकता है। इस तरह से हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें ये कार्बन और X वाला जो बॉन्ड है इसे ब्रेक करवाना है। हम ये कह रहे हैं कि जब ये कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इस बॉन्ड का फिशन होता है। और इस बॉन्ड का फिशन कैसे कैसे हो सकता है हमें यह समझना है। हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। एक्चुअल में हम आज बॉन्ड को तोड़ना समझ रहे हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिक स्पीशीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो उसमें बॉन्ड कैसे टूटते हैं, कैसे ब्रेक होते हैं। तो समझते हैं अपन कैसे ब्रेक होते हैं। बॉन्ड की ब्रेकिंग को समझने से पहले जरा हम ये समझें कि ये बॉन्ड बना कैसे होगा। पहले जरा थोड़ा सा ये देख लें कि जब ये बॉन्ड बना होगा तो कैसे बना होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है उससे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यस और नो? और अगर ये सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब यहां पर जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉनों की वो एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई है। इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इस X ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा और इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू इस सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसी तरह से ये CX बॉन्ड बना है। ओके, अब हम चाहते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक करना। तो कितने तरीके से अपन इसे ब्रेक कर सकते हैं ये हम समझ रहे हैं। देखिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के 2 तरीके होते हैं। 2 टाइप से आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। और वो 2 तरीके क्या हैं? एक तरीका तो होता है समझदार लोगों की जैसे तोड़ना, पढ़े लिखे लोगों की जैसे ब्रेक करना। और एक होता है बाहुबली जैसे लोग होते हैं, ताकतवर लोग, उस तरह से ब्रेक करना। गुंडा किस्म के जो लोग होते हैं उनके टाइप से ब्रेक करना। समझदार लोगों की तरह ब्रेक करना और गुंडा टाइप के लोगों की तरह ब्रेक करना। 2 तरीके होते हैं तोड़ने के। समझदार लोगों की तरह तोड़ना और गुंडा टाइप लोगों की तरह तोड़ने से हमारा मतलब क्या है जरा समझना। सपोज करिए 2 दोस्त थे और उन्होंने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। और जब वो बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कुछ पार्टिसिपेशन एक फ्रेंड ने करा, कुछ पार्टिसिपेशन दूसरे फ्रेंड ने करा। दोनों ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट शेयर करके उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया।
दोनों में उस शेयरिंग की वजह से एक लिंक बन गया, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो गए और उस बॉन्डिंग का नाम था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के थ्रू दोनों बॉन्डेड हो गए और उन्होंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। अब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, गजब प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट के साथ साथ उन दोनों में अब बनती नहीं है, बात बात पे दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो दोनों ने डिसाइड करा कि हम अलग हो जाते हैं। अब अलग हो जाते हैं तो अलग होने के दो तरीके, अगर दोनों समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कैसे अलग होंगे? बोला तेरा तू ले जा और मेरा मैं ले जाता हूं, बराबर बंटवारा हो जाएगा, जितना मेरा है वो मैं ले जाता हूं, जितना तेरा है वो तू ले जा। इसे कहेंगे समझदार लोगों का बंटवारा, पढ़े लिखे लोगों का बंटवारा। लेकिन अगर मान लो एक दोस्त ज्यादा ताकतवर है, दबंग किस्म का है, गुंडा टाइप का है, तो वो कैसे करेंगे बंटवारा? बोले मेरा तो लूंगा ही लूंगा, साथ में तेरा भी लेके जाऊंगा, तू निकल ले यहां से। अपना तो लेगा, साथ में दोस्त का भी ले जाएगा और दोस्त को निकाल देगा, बोले भाग यहां से। इस तरह का बंटवारा जिसमें खुद का तो ले गया, साथ में दोस्त का भी ले गया, गुंडा टाइप का बंटवारा। और ऐसा बंटवारा जिसमें मेरा मुझे दे दे, तेरा तू ले जा, समझदार लोगों का बंटवारा, पढ़े लिखे लोगों का बंटवारा। तो दो तरह से बंटवारे होते हैं, दो तरह से पैसा बंट गया बिजनेस का। ऐसे ही बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो यहां भी दो तरह से ब्रेकिंग होती है, एक समझदार लोगों वाली और एक गुंडा किस्म की। समझदार लोगों वाली कौन सी है, जरा समझिएगा। दो दोस्त थे, दोनों ने कुछ पार्टिसिपेशन करा, कुछ शेयरिंग करी और एक बिजनेस स्टार्ट करा। अब ये चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, तो समझदार किस्म के बंटवारे में कैसे अलग होंगे? तेरा तू ले जा, मेरा मैं ले जाता हूं, ऐसे ही होंगे। इसका क्या है, यही तो है, और इसका क्या है, यही तो है। मतलब यहां से ब्रेकिंग हो जाएगी। क्या? तेरा तू ले जा, ये ले गया, जैसा था गया था वैसा ही वापस निकल के आ गया। एक इलेक्ट्रॉन लेके गया था, एक इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ गया। अपना तू ले जा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके गया था और अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ गया। कैसा हुआ ये क्लीवेज, कैसा हुआ ये बंटवारा? समझदार लोगों जैसा बराबर बंटवारा, जिसका जितना था उतना ले गया। तो इस तरह का जो फिशन होता है बॉन्ड का, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बराबर बंटते हैं, बराबर भागों में इनका बंटवारा होता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन x के साथ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन c के साथ, बराबर रूप से बढ़ते हैं, ऐसे फिशन को कहा जाता है होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से बट रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन x के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन c के पास, दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। ऐसा फिशन कहलाता है होमोलाइटिक फिशन, और इसी को कहते हैं होमोलाइसिस। इसको होमोलाइसिस भी कहा जाता है। यह है समझदार लोगों का बंटवारा। अगर किसी बॉन्ड फिशन में कोवलेंट बॉन्ड के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से सेपरेट हो रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जा रहा है, तो इसे कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ऐसा फिशन कहलाता है होमोलाइटिक फिशन और होमोलाइसिस। और इस फिशन के थ्रू हमें जो स्पीशीज मिलती हैं वो इस तरह की स्पीशीज होती हैं जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नजर आएगा, और ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इन्हें क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल। इन्हें फ्री रेडिकल क्यों कह रहे हैं? देखो, रेडिकल टर्म तो इसलिए आ रही है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन अकेला है, और फ्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे से सेपरेट हो चुके, फ्री हो गए। अब ये किसी और के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक दूसरे की पार्टनरशिप इनकी ब्रेक हो चुकी है, तो फ्री स्टेट में है
और अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने पास, इसलिए उसे रेडिकल टर्म और दिया गया है, तो नाम बना फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल किस टाइप के होमोलाइसिस के किस टाइप के फिशन के थ्रू बने? होमोलाइटिक फिशन के थ्रू। और होमोलाइटिक फिशन क्या है? कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा फिशन जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होमोलाइसिस कहलाएगा, और इसके थ्रू हमें फ्री रेडिकल मिलते हैं। और यह बंटवारा होता है पढ़े लिखे लोगों का बंटवारा, समझदार लोगों का बंटवारा। तेरा तू ले जा, मेरा मैं ले जाता हूं, इस तरह से अलग होंगे। अब कहते हैं भैया ये तो दबंग किस्म का बंटवारा चाहते हैं। एक दोस्त ताकतवर है, गुंडा किस्म का है, और दूसरा बेचारा सीधा है। उस केस में कैसे होगा बंटवारा? उस केस में बंटवारा होगा गुंडा किस्म का। मैं जरा अलग बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। गुंडा टाइप का बंटवारा होगा। अब ये गुंडे टाइप का बंटवारा जरा समझना, ताकतवर और कमजोर से हमारा मतलब क्या है? एक दोस्त ताकतवर है, दूसरा कमजोर है, इससे हमारा मतलब क्या है? ताकतवर और कमजोर से मतलब है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू वो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। किसी भी एटम की, सपोज ये ए बी मॉलिक्यूल है, और इस ए बी मॉलिक्यूल में ये हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर बी अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, बी अपनी ओर खींच ले, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है बी की, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो किसी भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल में एटम की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं गुंडा, और जिसकी नेगेटिविटी कम होती है वो बेचारा सीधा। तो बताइए दोनों में कौन इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपने पास? बिल्कुल जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो गुंडे किस्म का होगा। यस और नो? तो अगर मैं यहां कहूं कि यहां गुंडा टाइप का बंटवारा हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, किसी एक की ज्यादा है और किसी एक की कम है। हम मान रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। यह हमने एज्यूम करा है, माना कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा है, तो गुंडा कौन हो गया? यहां पे कार्बन हो गया। कार्बन ज्यादा ताकतवर हो गया, और अगर कार्बन ज्यादा ताकतवर हो गया तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये कौन खींच लेगा? कार्बन खींच लेगा। और जब बंटवारा होगा तो ये कार्बन अपना तो ले ही जाएगा, साथ में एक्स का भी ले जाएगा और इसे लात मार के निकाल देगा, यानी यहां से टूटेगा। और अगर ये यहां से टूटेगा तो बताइए कार्बन के पास अपना तो आ ही गया, साथ में एक्स का भी आ गया क्या? तो ये खुश। और ये अपनी खुशी किससे दिखाएगा? ये अपनी खुशी दिखाएगा माइनस चार्ज से। ये नेगेटिव साइन से अपनी खुशी दिखाएगा कि भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, मैंने एक्स के इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं, मैं बहुत खुश हूं। और एक्स के जा चुके हैं, एक्स बेचारा कमजोर था, इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, तो ये दुखी है। ये अपना दुख कैसे दिखाएगा? ये दिखाएगा दुख अपना पॉजिटिव साइन से। और ये पॉजिटिव साइन ये कह रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, इसको लात मार के निकाल दिया गया है पार्टनर के द्वारा। तो यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या इलेक्ट्रॉन्स का? नहीं, यह है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी एक ने सारा माल हड़प लिया, दूसरे को कुछ नहीं दिया, जबकि यहां इक्वल हो रहा था, तेरा तू ले जा, मेरा मैं ले जाता हूं, बराबर बंटवारा हुआ था भाई।
यहां किसी का भी हक नहीं छीना गया, यहां दोनों ने अपना अपना बराबर बांटा था, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहां बराबर नहीं हुआ, कोई एक ही ले गया सारा माल। तो जब एक ही सारा माल ले जाता है तो उस केस में हम कहते हैं यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उस फिशन को हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन। हेट्रोलाइटिक फिशन, और इसी को कहा जाता है हेट्रोलाइसिस। इसको हेट्रोलाइसिस भी कहते हैं। गुंडा किस्म का जो बंटवारा होगा उसे हेट्रोलाइसिस कहेंगे, और समझदार लोगों के जैसे जो बंटवारा होगा उसे हम कहेंगे होमोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस में जो सारा माल ले जाता है, ध्यान रखिएगा, जो सारा माल ले जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो खुश होता है और अपनी खुशी दिखाता है माइनस साइन से। और जिसके इलेक्ट्रॉन छिन गए, जिसके लात मार के निकाल दिया गया, उस पर पॉजिटिव साइन आता है जो उसके दुख को दिखाता है। क्लियर? यानी होमोलाइसिस में जो स्पीशीज बनी थी वो न्यूट्रल थी। देखो फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, न्यूट्रल स्पीशीज है। लेकिन हेट्रोलाइसिस में जो स्पीशीज बन रही हैं आफ्टर फिशन, वो बन रही हैं चार्ज्ड स्पीशीज। और चार्ज्ड स्पीशीज में एक एनायनिक स्पीशीज बन रही है और एक कैटायनिक स्पीशीज बन रही है। और चूंकि एनायन कार्बन पे है इसलिए इस स्पीशीज को कहा जाता है कार्ब एनायन। इसको कहा जाएगा कार्ब एनायन। तो अगर हेट्रोलाइसिस हो रहा है और उस हेट्रोलाइसिस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा है तो वहां पर माल लेके कौन जाएगा? कार्बन। इट मींस कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, लेकिन इसमें एक कार्यक्रम और भी हो सकता है। वो कार्यक्रम क्या है? वो कार्यक्रम यह है कि हो सकता है गुंडा कार्बन नहीं हो सकता है गुंडा X हो। एक ये चीज हो सकती है, हम ये कह दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C लेस देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। यानी अब की बार हमने गुंडा किससे बना दिया? X को। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो अगर X ताकतवर है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये कौन खींचेगा? X खींचेगा। और अगर X खींचेगा तो सारा माल X लेके भागेगा। और अगर X लेके भागेगा, कार्बन के लात पड़ेगी तो कार्बन पर दुख आएगा पॉजिटिव, और X पर आएगी खुशी की लहर नेगेटिव। बताइए यहां भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्या? बिल्कुल, यहां भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यह भी अनइक्वल था, यह भी अनइक्वल। इस अनइक्वल को हेट्रोलाइसिस कहते, तो यह भी तो हेट्रोलाइसिस हुआ, यानी यह भी हेट्रोलाइसिस ही होगा। और लेकिन इस हेट्रोलाइसिस में अलग बात क्या है? इस हेट्रोलाइसिस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे आ रहा है, कैटायन कार्बन बन रहा है और एनायन X बन रहा है। तो जब कैटायन कार्बन बनता है तो इस स्पीशीज को कहा जाता है कार्बोकैटायन। उसको कहेंगे कार्बोकैटायन। क्लियर है? यानी अल्टीमेटली हमें ध्यान रखना है कि जब भी हेट्रोलाइसिस होगा, हेट्रोलाइसिस जब भी होगा, तो वहां पर जिस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है वो बॉन्ड जिन दो एटम्स के बीच में है उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, तभी हेट्रोलाइसिस होगा, अदरवाइज हेट्रोलाइसिस नहीं होगा। जिन दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हैं उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट है देन वहां हेट्रोलाइसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर हेट्रोलाइसिस होगा तो वहां दो चीज हो सकती है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। मींस अगर मान लो कार्बन के साथ जो X लगा है उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन नेगेटिवली चार्ज होगा, और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और अगर मान लो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है X से
तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और X नेगेटिवली चार्ज बनेगा। यानी नेगेटिव चार्ज उस एटम पर आएगा हमेशा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो पहली चीज, हेटेरोलाइसिस कहां होगा? जहां एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। और आफ्टर हेटेरोलाइसिस क्या बनती है? चार्ज्ड स्पीशीज बनती है, जिसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन। एनायन कौन सी स्पीशीज होती है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और कैटायन कौन सी होती है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्लियर है? तो ये भी हेटेरोलाइसिस है, ये भी हेटेरोलाइसिस। इस हेटेरोलाइसिस में कार्ब एनायन बन रहा है और इस हेटेरोलाइसिस में कार्ब कैटायन बन रहा है। लेकिन होमोलाइसिस में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और होमोलाइसिस के थ्रू हमें मिलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे हैं? न्यूट्रल स्पीशीज है। तो कई बार पूछा जाता है वो कौन सा बॉन्ड फिशन है जिसके थ्रू हमें न्यूट्रल स्पीशीज मिलती हैं? होमोलाइसिस। वो कौन सा फिशन है, बॉन्ड फिशन है, जिसके थ्रू हमें आयोनिक स्पीशीज मिलती हैं? हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस कब होगा ये तो समझ में आ गया। ये वहां होगा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो दोनों एटम्स की। होमोलाइसिस कब होगा? इसकी कंडीशन क्या है? तो होमोलाइसिस आप चेक करो, बंटवारा बराबर हो रहा है। क्यों हो रहा है बंटवारा बराबर? यहां से समझो। यहां तो ताकत डिफरेंट थी, कोई एक कमजोर था, एक कोई ताकतवर था, इसलिए माल ताकतवर लेके उड़ गया। लेकिन यहां पर बराबर बंटवारा, इसका मतलब दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, दोनों की ताकत बराबर है, दोनों ही गुंडे हैं या दोनों ही सीधे हैं। और इस केस में कोई एक नहीं छीन सकता। और गुंडे से हमारा मतलब था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो इक्वल है या अप्रोक्स इक्वल है, या तो एग्जैक्टली इक्वल है या फिर अप्रोक्स इक्वल है। और अगर एग्जैक्ट इक्वल होगी या अप्रोक्स इक्वल होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास नहीं जाएंगे, और जब ये दोनों टूटेंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ही लेके जाएंगे, किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन के नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों इक्वली ताकतवर हैं। यानी होमोलाइसिस के लिए क्या चीज जरूरी है? होमोलाइसिस जब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी अप्रोक्स इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है देन होमोलाइसिस होगा, और अगर ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट आ रही है तो फिर हेटेरोलाइसिस होगा। तो अगर हमें किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वहां जो बॉन्ड है वो होमोलाइसिस के थ्रू तोड़ना है या हेटेरोलाइसिस के थ्रू। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जिस बॉन्ड को तोड़ना है उसके दोनों एटम्स को चेक करो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रिलेशन क्या है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल और अप्रोक्स इक्वल है देन होमोलाइसिस से तोड़ेंगे, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं है, उसमें डिफरेंट है अच्छा खासा, तो फिर हेटेरोलाइसिस के थ्रू तोड़ेंगे। और हेटेरोलाइसिस के थ्रू तोड़ेंगे तो एक पर नेगेटिव आना है और दूसरे पे पॉजिटिव। अब आपको यह भी पता होना चाहिए किस पर नेगेटिव, तो चेक करो दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव, जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा हमेशा, और जो लेके जाएगा उस पर माइनस, क्योंकि वो खुश होगा। ओके। और होमोलाइसिस के थ्रू फ्री रेडिकल बनेंगे और हेटेरोलाइसिस के थ्रू आयोनिक स्पीशीज। ठीक। अब जरा हमसे मान लो ये पूछ ले कि एक बॉन्ड फिशन हो रहा है, नाम नहीं पता, अननोन है, और उस बॉन्ड फिशन में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड फिशन के थ्रू कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। हमसे पूछ ले बताइए वहां पर किस टाइप का फिशन हो रहा होगा, तो हम कहेंगे तुरंत हेटेरोलाइसिस, क्योंकि आयोनिक स्पीशीज हमेशा हेटेरोलाइसिस में बनती है। अब हेटेरोलाइसिस में भी पूछ ले कि ये वाला या ये वाला, तो कह रहा है कार्बन पर पॉजिटिव है, कैटायन बन रहा है, इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एक्स एटम से कम रही होगी, तभी वहां पर कार्ब कैटायन बना। इसका मतलब कौन सा फिशन हो रहा होगा? इस टाइप का हेटेरोलाइसिस हो रहा होगा। बिल्कुल क्लियर है। तोड़ना हमें आना चाहिए, बराबर तोड़ना,
और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ कंडीशंस भी होती हैं जो इन ब्रेकिंग को फेवर करती हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो होमोलाइसिस को फेवर करती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हेटेरोलाइसिस को फेवर करती हैं। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जरा हम ये भी देख लेते हैं। कौन सी कंडीशंस हैं जो होमोलाइसिस को बढ़ाएगी और कौन सी हैं जो हेटेरोलाइसिस को बढ़ाएगी। कंडीशंस क्या हैं दोनों के लिए। तो मैं एक तरफ होमोलाइसिस को लिखता हूं, एक तरफ हेटेरोलाइसिस को। कंपैरेटिवली देखते हैं अपन। होमोलाइसिस के लिए कंडीशंस क्या हैं और हेटेरोलाइसिस के लिए कंडीशंस क्या हैं। होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस के लिए कंडीशंस। पहली कंडीशंस, अच्छा देख किस में रहे, इस वाले में, इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं। तो हम पहली कंडीशन कहेंगे होमोलाइसिस कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C अप्रोक्स इक्वल हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, तभी होगा होमोलाइसिस, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा हेटेरोलाइसिस कब होगा, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C नॉट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। अगर ये इक्वल नहीं है उस केस में हेटेरोलाइसिस होगा। अब ये डिपेंड करता है किसकी ज्यादा किसकी कम, वो अपन देख लेंगे, वो केस पे डिपेंड करेगा। सेकंड कंडीशन होती है एनर्जी की क्या कंडीशन होगी। एनर्जी की कंडीशन क्या है होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस के लिए। तो देखिए अगर हम होमोलाइसिस में बात कर रहे हैं तो होमोलाइसिस के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और हाई एनर्जी के सोर्स होते हैं हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में भी होमोलाइसिस होता है, और सनलाइट Hnu इसकी प्रेजेंस में भी होमोलाइसिस होता है। हाई एनर्जी चाहिए। हाई एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो कैसा बंटवारा हो रहा है। एक कहता मैं ज्यादा लूंगा, दूसरा कहता मैं ज्यादा लूंगा, लड़ाई चल रही है, कोई भी मान नहीं रहा। ताकत दोनों की अप्रोक्स इक्वल है, इसलिए छीन तो सकते नहीं है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, मैं ज्यादा लूंगा। तो फिर वहां पर बंटवारा कैसे हो पाएगा शांति से। वहां पर बंटवारा तब हो पाएगा जब आस पड़ोस वाले लोग जो होंगे वो दोनों को समझाएंगे एफर्ट लगा के, और दोनों को समझाएंगे कि भैया कुछ नहीं पड़ा लड़ाई झगड़े में, जितना है उतना बराबर बांट लो और चुपचाप अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके अलग हो जाओ। पास पड़ोस के लोगों को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उन्हें प्रेशराइज करना पड़ रहा है दोनों को कि भैया ये बंद करो लड़ाई। वेलकम टू सरस्वती धाम। तो ये जो प्रेशर डाला जा रहा है पास पड़ोस के लोगों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, यही है एनर्जी रिक्वायरमेंट। और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट बंद ही नहीं हो रहे, मान ही नहीं रहे, मैं लूं कर रहे हैं। तो ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो वहां पर बैठे हैं, जो उनकी उस बंटवारे में उनका सेपरेशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों का ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी हाई एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा चुपचाप से दोनों अलग हो जाएंगे। बोला करते होते हो या नहीं, बराबर बांटते हो या नहीं, तो चुपचाप से ये लो, तू तेरा ले जा, मैं मेरा ले जाता हूं। तो या तो यूवी रेडिएशन हो या Hnu हो या हाई टेम्परेचर हो, ये सारे हाई एनर्जी सोर्स हैं। और जब भी हाई एनर्जी सोर्स लगेगा, बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग एक साथ बोलेंगे होते हो या नहीं अलग, तुरंत होमोलाइसिस, बराबर बट गए। क्लियर है? हेटेरोलाइसिस में क्या होता है भैया, किसी की सुनती ही नहीं है, क्योंकि एक ताकतवर है, कौन बोल सकता है बीच में, गुंडे किस्म का है एक, तो कोई नहीं बोलता,
बस थोड़ी ही देर में बंटवारा हो जाता है, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। इट मीन्स एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगा? लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी लो टेम्परेचर पे ही काम हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। पब्लिक को तो इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर देगा। अलग कट्टा रखेगा और देखते ही बंटवारा इजीली हो जाएगा, दूसरा कोई आर्गुमेंट ही नहीं करेगा। मामा ठीक है आप ले जाइए मैं चलता हूं, कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, किसी पब्लिक ओपिनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा इजीली सेपरेशन हो गया। लो टेम्परेचर, बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आएगी कि होते हो या नहीं, सिंपल। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होमोलाइसिस में बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि हेटेरोलाइसिस में लो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? सॉल्वेंट का इफेक्ट, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है? अब सॉल्वेंट का इफेक्ट भी समझो। सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, सॉल्वेंट मतलब आपके पक्ष में कितने लोग हैं, वो है सॉल्वेंट का इफेक्ट। कितने लोग चाहते हैं कि आपको माल ज्यादा मिले, कितने लोग चाहते हैं दूसरे को ज्यादा मिले, वो सॉल्वेंट इफेक्ट होता है। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है? अब सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके लिए सब बराबर हैं, और पोलर सॉल्वेंट का मतलब है किसी खास को पसंद करते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, समझदार लोगों का बंटवारा कहां हो सकता है? जहां सब बराबर होते हैं, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसके लिए सब बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई ताकतवर कोई कमजोर नहीं है, जिनके लिए सब बराबर हैं, वहीं हो सकता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और वो कौन है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, उनके लिए सब बराबर है, वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। यानी सॉल्वेंट कौन सा रिक्वायर्ड होगा यहां? नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बोलेंगे बराबर मिलना चाहिए दोनों को, ये फेवर करेंगे होमोलाइसिस को। लेकिन पोलर सॉल्वेंट ऐसा नहीं करते। पोलर सॉल्वेंट को तो कोई एक पसंद है, वो किसी एक का पक्ष लेंगे, और जिसका पक्ष लेंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, उसको माल ज्यादा मिलेगा। इट मीन्स वहां क्या होगी? हेटेरोलाइसिस। तो ध्यान रखिएगा, पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो कौन से फिशन को फेवर करते हैं? वो हेटेरोलाइसिस को फेवर करते हैं। और होमोलाइसिस को कौन फेवर करते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमेशा होमोलाइसिस को फेवर करेंगे। क्लियर है? ये है सॉल्वेंट की कंडीशन। ये सॉल्वेंट की कंडीशन है कि सॉल्वेंट कौन सा होगा जो फेवर करेगा और कौन सा होगा जो हेटेरोलाइसिस को फेवर करेगा। अब आता है फोर्थ, कि ये भी अपन यहीं पर मेंशन कर दें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। होमोलाइसिस जब होगा तो होमोलाइसिस में जो स्पीशीज जनरेट होंगी वो कैसी होती है? अभी हमने डिस्कस करा था, न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, तो हम कहेंगे यहां पर जो स्पीशीज बनेंगी वो कैसी बनेगी? वो बनेंगी न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज बनेंगी, न्यूट्रल स्पीशीज बनेंगी। जबकि हेटेरोलाइसिस में जो स्पीशीज बनती है वो कौन सी बनेगी? आयोनिक और चार्ज्ड स्पीशीज। आयोनिक और चार्ज्ड स्पीशीज बनेंगी, चार्ज्ड स्पीशीज बनेंगी। एक और पॉइंट यहीं पर लिख दें अपन, न्यूट्रल जो स्पीशीज बनेंगी उन न्यूट्रल स्पीशीज में उनको क्या कहेंगे अपन? उनका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो न्यूट्रल स्पीशीज जो बनेंगे उन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा हमेशा, तो हम कहेंगे यहां पर क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। यहां जो न्यूट्रल स्पीशीज बनेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। और हेटेरोलाइसिस में जो आयोनिक और चार्ज्ड स्पीशीज बनेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? अगर कार्बन पर कैटायन है तो कार्ब कैटायन कहेंगे, या तो कार्बो कैटायन कहेंगे या फिर कार्ब एनायन कहेंगे, या तो कार्ब कैटायन कहेंगे या
कार्ब एनायन कहेंगे। इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और उस ब्रेकिंग के थ्रू हमें इस तरह की चेंजेस दिखते हैं। होमोलाइसिस कब होगा, होमोलाइसिस से क्या बनेंगे, हेट्रोलाइसिस कब होगा और हेट्रोलाइसिस से क्या बनेंगे, क्लियर है। अब ये जो स्पीसीज बनी हैं थ्रू दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन, इन्हें कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन बनेगा और ये जो फ्री रेडिकल बनेंगे, इन सभी को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन के मिडिल में बनते हैं। जब भी किसी रिएक्शन में आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तभी तो बनेंगे ये बॉन्ड फिशन के थ्रू, और ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल को कहा जाता है फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट और इनको कहा जाता है कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट और कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। ओके, अब इन्हीं इंटरमीडिएट्स को हम समराइज वे में एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हमारा जो व्यू है वो क्लियर हो जाए हेटेरोलाइसिस और होमोलाइसिस के लिए। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सपोज करो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से एक रिएक्शन गिवन है, CH4 प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu और प्रोडक्ट बन रहा है CH3Cl और HCl। अब हमसे पूछ लिया गया कि बताइए इस रिएक्शन में जो बॉन्ड फिशन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, किस तरह का बॉन्ड फिशन इसमें हो रहा है, आपसे ये पूछ लिया जाए। तो अब आप क्या करिए, इस रिएक्शन में कंडीशंस चेक करिए कि रिएक्शन की कंडीशंस क्या दी गई हैं, किस बॉन्ड को ब्रेक किया गया है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का फिशन है। सबसे पहले आप चेक करो, ये था मीथेन और यहां से आपको क्या मिला, मिथाइल क्लोराइड, यही तो बना। और ये कैसे बना होगा, दिमाग लगाओ, ऐसे ही तो बना होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गई होगी, ऐसे ही तो बना है। ठीक, अच्छा किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, HNu की प्रेजेंस में। HNu मतलब हाई एनर्जी आ गई क्या, हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी किसको फेवर करती है, अभी हमने देखा है होमोलाइसिस को फेवर करती है। यस और नो। दूसरी चीज, कौन सा बॉन्ड टूटा है, कार्बन और हाइड्रोजन। आप चेक करिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और ये 2.1 अप्रॉक्स इक्वल है क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती, अप्रॉक्स इक्वल होती है, तो ये कंडीशन भी किसको फेवर करती है, होमोलाइसिस को। तो दोनों ही कंडीशंस होमोलाइसिस को फेवर कर रही है। इट मींस इस रिएक्शन के दौरान किस टाइप का बॉन्ड फिशन हुआ है, हम कह देंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। इस रिएक्शन में होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन परफॉर्म हुआ है। तो आप किसी भी रिएक्शन में बता सकते हो कि किस टाइप का बॉन्ड फिशन हुआ है, बस आपको कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी कि जो कंडीशंस गिवन है वो किस फिशन को फेवर कर रही हैं। और ये चीज समझते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बॉन्ड फिशन हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब की बार हमें दिया है मिथाइल क्लोराइड और रिएक्शन परफॉर्म हो रही है NaOH के साथ, और यहां पर हमें मिल रहा है एक्वस NaOH है ये, मिथाइल अल्कोहल और मिल रहा है NaCl। हमें पूछा गया है बताइए इस रिएक्शन में किस टाइप का बॉन्ड फिशन हो रहा है।
इस रिएक्शन के दौरान बॉन्ड जो टूट रहा है वो किस तरह से टूट रहा है, तो देखो, चेक करो, इसमें चेक करो एक्चुअल में बॉन्ड कौन सा टूटा। तो पहले तो ये चेक करेंगे बॉन्ड टूटा कौन सा। यही तो बना, जहां क्लोरीन हुआ करता था वहां OH पहुंच गया क्या? कैसे पहुंचा होगा? यहां से क्लोरीन हटा होगा और OH आया होगा तभी। तो हटने का मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा क्या? यस और नो? अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा इसका मतलब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, क्योंकि क्लोरीन किससे लगा है? कार्बन से। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करिए। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, क्लोरीन की कितनी? 3.0। कई बुक्स में 3.1 भी दे देते हैं। दोनों ही केस में डिफरेंस ज्यादा है क्या? अच्छा खासा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। यानी दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? क्लोरीन के पास। यानी केस आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं है, एप्रोक्स इक्वल भी नहीं है। तो इक्वल और एप्रोक्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब हेट्रोलाइसिस को फेवर कर रहा है क्या? यस और नो? यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मुझे बता रहा है हेट्रोलाइसिस हो सकती है। अब मैं दूसरी कंडीशन चेक करता हूं, सॉल्वेंट एक्वस NaOH। एक्वस का मतलब है वाटर, और वाटर होता है पोलर सॉल्वेंट। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। और याद करिए अभी अभी हमने देखा है पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं? हेट्रोलाइसिस को। पोलर सॉल्वेंट भी हेट्रोलाइसिस को फेवर करते हैं। तो सॉल्वेंट भी हेट्रोलाइसिस को फेवर कर रहा है और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हेट्रोलाइसिस को फेवर कर रहा है। दूसरी चीज देखिए, हमने हाई एनर्जी यूज नहीं करी है, सिंपल डेल्टा, मतलब नॉर्मली हीट करेंगे। ये डेल्टा होता है हीट का साइन, नॉर्मली हीट करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी इन्वॉल्व नहीं हो रही। सॉल्वेंट पोलर ले रखा है और दोनों एटम्स जिनके बीच का बॉन्ड टूट रहा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस है। यानी सारी कंडीशंस हेट्रोलाइसिस को फेवर कर रही हैं। और हम कह देंगे खट से कि इस रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हुआ है? इसमें हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है। इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये बता सकते हैं कि उसमें जो बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, बॉन्ड का फिशन हुआ है, वो किस टाइप का हुआ है, कंडीशंस को चेक करके। आई थिंक आपको बॉन्ड फिशन देखना आ गया होगा। आगे जब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे ऑर्गेनिक तो हम इस चीज़ को अप्लाई भी करेंगे रिएक्शंस पे। ओके, आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू।